जीके वायर्स लिमिटेड के ऊपर बात करते हैं। देख सकते हैं माइक्रो कैप कंपनी है, तो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। प्रमोटर्स की होल्डिंग डिसेंट है, फाइनेंशियल्स अच्छे दिख रहे हैं, डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, आरओई आरओसी से पता चल रहा है कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने, और थोड़ा डेट है कंपनी के ऊपर जिसको ये अच्छे से यूज करने के लिए फेमस है। ओके, इसका जो मैनेजमेंट है वो डेट को यूज करता है अच्छी जगह पे, ये न्यूज वगैरह में सुनने में आता है। इस स्टॉक में भी 40% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है, थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो अगर इसमें एफआईआई और डीआईआई एंटर करते हैं तो मैं चाहूंगा कि ये 40% में से एफआईआई और डीआईआई के पास जाए, ना कि इस 59% में से। चलिए अब थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो लिस्ट होने के बाद इसमें थोड़ी सी तेजी दिखाई दी थी और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया था। कोविड के बाद में सारे ही स्टॉक्स लगभग इस तरह से भागे थे, लेकिन ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था। और मैंने पिछले बहुत पुराने वीडियोस में कई बार लेसन्स के नाम पे मैंने आपको बताया है कि कोई भी अच्छा स्टॉक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ अगर कंसोलिडेट कर जाता है बहुत लंबे टाइम तक, तो उसमें जो तेजी आती है वो बहुत जबरदस्त आने की उम्मीद रहती है। और वही तेजी जो है, जबरदस्त तेजी यहाँ पे हमको दिखाई दी है। तो पिछले साल जो स्टॉक 10 रुपए के आसपास में था वो आज के दिन देख सकते हैं 120 और 100 के आसपास में घूम रहा है। तो पैसा बहुत अच्छे से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन छोटे अमाउंट वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसमें मैनिपुलेशंस भी बहुत इजी होते हैं, तो इस चीज का रिस्क हमेशा रहता ही है। इसीलिए हमें हमेशा इसके जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उनके ऊपर नजर हमेशा रखनी है कि सेल्स कैसी हो रही है, प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं। तो इसका जब सितंबर का डेटा आएगा या उससे पहले अगर टेक्निकली कुछ ऐसे हमको हिंट्स मिलने लगते हैं कि ये यहाँ से हेवीली सेल किया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा कॉशियस होना जरूरी बन जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे है, हिस्ट्री में भी कोई इसमें बहुत मेजर गिरावट दिखी नहीं कभी। प्रॉफिट्स में भी कई गुना का जो है इंक्रीज हमको दिखा है। तो ये जो तेजी है ये लॉजिकल लग रही है, मुझे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं लग रही। आपके पास अगर कोई लॉजिक है या कोई न्यूज है, कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। हाँ, न्यू एंट्री के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इसमें एंटर करना कंफर्टेबल फील करूंगा। अराउंड 70 रुपए के आसपास या 80 रुपए के आसपास ये आता है तो फिर इस जोन में मैं इसे दोबारा देखना पसंद करूंगा, इससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको होल्ड करके ही चलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने इस भागती हुई तेजी को देख के ऊपर में कहीं पे एंट्री की है तो आई हैव नो सजेशंस कि आप क्या करो। बट अगर एंटर कर लिया है तो ठीक है, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने का वेट करो। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके जो सितंबर के हैं वो इससे बहुत अच्छे नहीं आते तो आपको इसके चार्ट में दिखना शुरू हो जाएगा कि मार्केट उसको किस तरह से ट्रीट करता है। वैसे तो किसी भी चार्ट में उससे पहले ही उसमें एक्शन से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो दोनों चीजें देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ से मेजर फॉल दिखाई देता है तो समझ लेना कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी खराब आ सकते हैं, और अगर नहीं, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन या फिर तेजी दिखाई देती है तो चांसेस होंगे रिजल्ट्स अच्छे आने। तो उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो, जो भी जिन लोगों ने ऊपर में एंट्री की। वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड आज भी 5% के अपर सर्किट में लॉक हो रखा है। रिसेंटली 1000 करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस किया है। 3 साल पहले ही देखेंगे तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 135 करोड़ का था। तो कितने गुना ये पैसा बढ़ गया है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी, मैक्सिमम पॉसिबल प्रमोटर्स होल्डिंग है, फाइनेंशियल्स जबरदस्त हैं और डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। कंपनी की सर्विसेज की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, एसेट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह वगैरह, जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट प्लान्स आते हैं वो ये काम करते हैं। क्लाइंट्स देखेंगे तो 19,550 क्लाइंट के आसपास है, जो कि पिछले साल से फाइनेंशियल ईयर 2023 से 5% ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई और डीआईआई अभी फिलहाल नहीं दिख रहे। अगर वो लोग एंटर करते हैं तो उनके एक्शन प्लान से पता चलेगा कि वो लोग कितने ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंट हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आके अगर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट चेक करेंगे तो ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन लास्ट कुछ सालों से अगर लॉन्ग रेंज में देखेंगे तो इसमें इंक्रीज ही आपको दिखेगा बहुत अच्छे अमाउंट में। इसीलिए आपको इसका CAGR भी और प्रॉफिट ग्रोथ भी
बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पीई रेशियो बहुत ही शानदार ईपीएस दिखा रहा है और मीडियन के थोड़ा ही ऊपर इसका पीई चल रहा है। तो बहुत महंगा ये अभी भी नहीं कंसिडर हो रहा इतने हाई प्राइस पे भी। अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 5% का अपर सर्किट लग रहा है। सिर्फ 5% का क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी के टाइम पे ये एएसएम कैटेगरी के 4th लेवल पे है और इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो रही। सिंपल सा मतलब ये है कि अभी ये सर्विलेंस पे है। जो इसमें तेजी आ रही है, बिना रुके जो तेजी चल रही है, उसकी वजह से कुछ स्टॉक्स को सर्विलेंस पे रखा जाता है उनकी तेजी को लिमिट रखने के लिए 5% 10% के आसपास। तो ये एएसएम कैटेगरीज लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक खराब है, इसका बस ये मतलब होता है कि वो सर्विलेंस पे है बस। अब बात करेंगे टेक्निकल की, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये ऑल टाइम हाई पे है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। लेकिन अगर आप इसको अपने कैंडल वाले चार्ट में देखेंगे, अपने ब्रोकर के ऐप में देखेंगे, तो ये जो आपको तेजी दिखी है, यहाँ पे एक विक भी है जो कि यहाँ नहीं दिख रही, लेकिन आपको कैंडल वाले चार्ट में दिखेगी और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अभी प्राइस जो है यहाँ चल रहा है। तो कहने की बात ये है, अगर आप ब्रेकआउट एंट्री करने के शौकीन हो तो ये एक स्टॉक है जिसे आप देख सकते हो। अगर इसमें सेलिंग आती है ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि देखो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है और ऐसे ही 5% के अपर सर्किट्स लगते हैं तो कोई सेल नहीं करेगा, तो आप एंट्री कैसे करोगे, राइट? तो इसीलिए ऊपर जाने के बाद कभी भी अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये ही एक इसका सपोर्ट बन जाएगा और अगर आप ब्रेकआउट एंट्री करते हो तो आप इसको देख सकते हो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो बॉटम में एंट्री करना पसंद करते हैं, उनके लिए इसमें इस साल कोई मौका बना ही नहीं। पिछले साल ही इसमें अराउंड 330 320 के आसपास मौके बने थे। अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो वो इस प्रॉफिट के मजे ले रहे होंगे। तो आगे इसमें अगर कभी मौका दिखता है तो मैं आपको बता दूंगा। गाइज, कल के एंजल वन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका इस क्वार्टर का एस्टिमेशन, जो कि था सिर्फ 406 करोड़ का और इसने रिजल्ट दिया है 423 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छा जंप है और इसी जंप की वजह से आप देखेंगे आज के दिन अराउंड 10% का इसमें तेजी दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अब ये यहाँ से काफी ऊपर जाने की उम्मीद रखता है। देखिए, आज ये बहुत ज्यादा भाग गया है, तो हो सकता है कल आपको ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता हुआ या हल्का सा नीचे गिरता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली चांसेस इसके यहाँ से ऊपर जाने के ही मुझे लग रहे हैं। तो अभी इसमें मैं एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें क्या किया था, जून में, इसी साल जून में हमने एंट्री की थी 2150 के आसपास में। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से तो आपको पता होगा, टेलीग्राम पे भी मैंने बताया था और वीडियो में भी मैंने बताया था। 2150 एक लेवल था हमारा मंथली एसआईपी लेवल का, जो इसने जून में हिट किया था और उसके बाद 1-2 महीने तक वो उस लेवल पे ही भटकता रहा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली गया ऊपर ही। हाँ, ये जो लेवल था ये मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि अगर आप में से कोई इसमें टारगेट ढूंढना चाह रहा है तो मेरा मंथली एसआईपी लेवल यहाँ पे हिट हुआ है। वैसे मेरे पास, मैंने यहाँ पे एवरेज नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास जो ये है स्टॉक अराउंड 1200-1300 के लेवल से मेरे पास रखा हुआ है इस जोन में, ठीक है। तो 1300 से 2150 मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग लेवल नहीं लगा। एंटर में कर जाता तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रहती है हर डिफरेंट स्टॉक में, तो इसलिए मैंने एंटर नहीं किया। लेकिन ये कोई खराब लेवल नहीं था, ये आप देख सकते हैं। तो अभी जैसा इसमें रिजल्ट वगैरह आया है उसके हिसाब से अगर ये इस जोन तक भी पहुंच जाता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं। अगला जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा मुझे लगता है इस जोन में आएगा, या उससे पहले अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो ये ही जोन जो है इसका सपोर्ट बन जाएगा आगे के लिए। आपके कुछ थॉट्स हैं इसके लिए तो आप शेयर कर सकते हैं। गाइस, एक स्टॉक है एमएसटीसी लिमिटेड। इसको मैंने पिछले किसी एक वीडियो में शायद डिस्कस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, और जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, इसका बिजनेस आप देख सकते हैं, नॉन फेरस स्क्रैप, सरप्लस स्टोर्स, मिनरल्स, एग्री फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह में ये डील करता है। तो डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड बहुत ज्यादा ये कंपनी देती है, तो चांसेस हैं कि इसका जो चार्ट होगा वो बहुत ज्यादा भाग नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई बहुत हैवी तेजी इसमें नहीं दिखाई देती इतने लंबे टाइम में भी। 2020 में ये कितने लेवल पे था, अराउंड 100-200 के लेवल पे मूव कर रहा था, और अभी के टाइम पे भी ये 600 पे ही पहुंचा है। तो बहुत ज्यादा तेजी इसमें दिखाई तो नहीं दी है, लेकिन तेजी जरूर है। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में ठीक नहीं है, लेकिन 5 साल और 3 साल में अच्छा दिखाई दे रहा है। CAGR भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सेल्स में
गड़बड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स ने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, एफआईआई ने अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है, डीआईए ने कुछ पॉइंट्स में कम किया है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे पॉजिटिव साइड में शेयर होल्डिंग पैटर्न ज्यादा लग रहा है। अब देखिए, हम लोग डिविडेंड की बात कर रहे थे कि ज्यादा डिविडेंड ये देते हैं। देखिए, सितंबर में ही 5 रुपए का डिविडेंड, स्टॉक का प्राइस ही कितना है और उसमें 5 रुपए का ये डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये प्राइसेस क्या होते हैं, सॉरी, जो ये रिवॉर्ड्स हैं, डिविडेंड्स है, ये एडजस्ट हो जाते हैं आपके स्टॉक के प्राइस में। इसीलिए स्टॉक जो है बहुत तेजी से नहीं भाग रहा, और हो सकता है कि स्टॉक में एंटर भी डिविडेंड लवर्स जो होते हैं वही कर रहे होंगे ज्यादा अमाउंट में। तो देख सकते हैं फरवरी में भी इसने डिविडेंड दिया, तो इस साल 2 बार ये डिविडेंड दे चुका है। पिछले साल भी देखिए 3 बार डिविडेंड दिया इसने, फिर उसके पहले भी 3 बार डिविडेंड दिया। तो काफी डिविडेंड लवर कंपनी ये लग रही है। और 2019 में इसमें बोनस आया था 1:1 का, उससे पहले भी कई बार इसने 1:1, 3:1 के बोनस वगैरह दिए। तो इस तरह के स्टॉक्स को ऐसे ही लालच वगैरह दे के ही अपने शेयर होल्डर्स को अपने पास रखना होता है। अदरवाइज इसके पीई रेशियो को चेक करेंगे 3 साल के चार्ट में तो डिक्लाइन ही दिख रहा है, मीडियन से ऊपर इसका पीई दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखने वाले इसमें एंटर नहीं करेंगे मुझे लगता है। और जो डिविडेंड लवर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक ठीक ठाक है। मैं पर्सनली इस स्टॉक से दूर रहूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात है जो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको होल्ड करके चल रहे हो तो इसका 620 रुपए का एक सपोर्ट था जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी सपोर्ट से ये अभी बाउंस लेके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो इसके अगर रिजल्ट्स जो अभी आए नहीं हैं सितंबर के, वो अगर आते हैं, उसमें अगर कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं तो मुझे लगता है कि ये यहां से बाउंस सक्सेसफुली कर जाएगा। और अगर नहीं करता और नीचे आता है तो 530 रुपए के नीचे में इसके ऊपर डिस्कशन करना बनता है। और अगर 350 400 के रेंज में आ जाता है तो इसमें डिविडेंड के लालच में एंट्री की जा सकती है। ठीक है, मेरे हिसाब से डिविडेंड वाले स्टॉक कुछ खराब नहीं है, लेकिन अगर बहुत नीचे के लेवल्स में मिल जाए तो अच्छा है। ओके, तो 350 के आसपास में या इसके नीचे अगर मिल जाता है तो इसमें डिविडेंड की चाहत में आप एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। अभी फिलहाल के टाइम पे मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, आपको लगेगा कि कपड़े बनाने वाली कंपनी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देख सकते हैं आज भी 5% के अपर सर्किट में ये लॉक हो रखा है। डेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम के आसपास है, डिविडेंड देती है कंपनी। और ये जो डेट है, ये डेट कंपनी कम कर रही है ऐसा दिख रहा है। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे अभी के टाइम पे दिख रहे हैं। तो ये टेक्सटाइल वाला जो पार्ट है, ये फैब्रिक बनाती है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इससे बेटर आप अगर इसके क्लाइंटेल को देखोगे तो जो टायर्स वगैरह होते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का फैब्रिक यूज होता है। ठीक है, अलग अलग लेयर्स होते हैं टायर्स में, तो उसमें ये फैब्रिक यूज होता है। देख सकते हैं आप एमआरएफ, निरलॉन और भी जेनिथ इंडस्ट्रियल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हम लोग नहीं भी जानते। नीलकंठ रबर इंडस्ट्री, अपोलो टायर्स, तो बड़ी कंपनी, छोटी कंपनीज, हर तरह की कंपनीज हैं। अगर आप इसकी वेबसाइट में जाओगे तो एक आइडिया आपको क्लियर लगेगा इस इमेज से कि देखिए इसमें कितने सारे लेयर्स होते हैं। इसमें से ये फैब्रिक वाला पार्ट जो है वो सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड का पार्ट है। अब इसमें भी प्रमोटर्स और पब्लिक के अलावा इसमें एफआईआई डीआईए नहीं है। अगर वो लोग एंटर होते हैं तो हमको थोड़ा एक आइडिया लगेगा क्योंकि उनकी रिसर्च ज्यादा बेटर होती है। इसके अलावा इसमें अगर कॉर्पोरेट एक्शन देखेंगे तो डिविडेंड का डेटा हमको दिख रहा है। सितंबर में 1.5 रुपए का डिविडेंड इसमें गया है। तो डिविडेंड कोई बहुत ज्यादा ये कंपनी नहीं दे रही, लेकिन कम भी नहीं है। अगर इसका प्राइस आप देखोगे 171 रुपीज का ही प्राइस है, तो 171 के प्राइस के लिए तो 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड इज मोर देन इनफ। अदरवाइज इसका जो चार्ट है वो चलेगा नहीं। ऐसे ही अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो इसमें तेजी, फिर मंदी, फिर थोड़ी ज्यादा तेजी, फिर मंदी, फिर थोड़ी ज्यादा तेजी एंड फिर मंदी रहती है। ओके, तो हर बार इसमें आप एक पैटर्न देखोगे। जैसे ये इसका टॉप बना था, यही टॉप यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, अब ये इसका टॉप बना है तो यही टॉप शायद यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 2 बार इसमें टॉप को इसने जो रेसिस्टेंस है उसको इसने रिस्पेक्ट दी थी। अब ये अगर वापस किसी रीजन से आता है तो चांसेस है कि यहां से ही ये पलट जाए, लेकिन अभी वापस नीचे आने के मूड में ये लग नहीं रहा, अपर सर्किट में चल रहा है। तो हो सकता है कि इसका जो डेटा अभी आने वाला है वो अच्छा आए कंपेयर टू लास्ट ईयर के सितंबर के डेटा से। तो इस पे नजर बना के रखना
सही रहेगा, इसके बाद हम लोग डिसीजन लेने का सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज मेरे कंफर्ट की बात करेंगे तो 100 रुपए से नीचे में मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता। एटलीस्ट 100 रुपए पे भी मैं कंफर्टेबल रहता इसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। थोड़ा क्यों? क्योंकि अभी इसमें एफआईआई डीआई की एंट्री नहीं है। बिजनेस मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी एफआईआई और डीआईआई अगर रहते हैं किसी भी स्टॉक में तो वो स्टॉक भागता थोड़ा तेजी से। अदरवाइज यही उठापटक जब दिखेगी तो लॉन्ग रन में मुझे कुछ खास फायदा होगा नहीं। ठीक है, आपके अगर कुछ और थॉट्स हैं इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।